भारत की तरफ से अभी Su-30 सीरीज की फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाले देशों को सर्विस और मेंटेनेंस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का ऑफर दिया जा रहा है। लो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के साथ साथ लो सर्विस अवेलेबिलिटी रेट अभी किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज को क्रिएट करने वाला है। पाकिस्तान की पूरी अंडर वाटर फ्लीट अभी किस वजह से बेकार होने वाला है, और अंत में क्या सच में चाइनीज J-20 को यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की वर्तमान की सबसे बेहतरीन एवक्स भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट Su-30 MKI फाइटर जेट को लेके है। अब रशिया के अलावा अगर कोई सबसे बड़ी मात्रा में Su-30 सीरीज की फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है तो वो भारत है, लेकिन भारत के अलावा भी मलेशिया और युगांडा जैसे कुछ देश हैं जो कि Su-30 को ऑपरेट करते हैं। अभी कुछ साल पहले HAL की तरफ से मलेशिया को उनकी Su-30 फ्लीट को सर्विस और मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने के लिए एक ऑफर दिया गया था, और जैसे कि भारत में Su-30 को लोकली असेंबल किया आता है और काफ़ी समय से भारत रशियन ऑरिजिन मिक्स सीरीज से लेके सुखोई तक को भारत में बना रहा है, तो इनकी सर्विस और मेंटेनेंस को लेके भारत को अच्छा खासा अनुभव है, जिस वजह से भारत अभी बाकी सभी Su-30 ऑपरेटर्स को उनकी Su-30 सीरीज की फाइटर जेट के लिए सर्विस और मेंटेनेंस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का ऑफर दे रहा है। अभी इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया कि भारत की तरफ से अभी युगांडा के साथ एक MOU को साइन किया गया, जिसमें भारत अभी युगांडा को उनकी Su-30 फ्लीट को मेंटेनेंस और सर्विस जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। इस MOU को 4 मार्च को कंपाला में साइन किया गया था, जिसे भारत की तरफ से हमारे वहां के हाई कमिश्नर की तरफ से साइन किया गया था, और उगांडा की तरफ से इसमें उनकी एयरफोर्स के कमांडर की तरफ से साइन किया गया है। अभी तक इसमें कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन या कोई स्पेसिफिक अमाउंट को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट HAL को ही मिलने वाला है, जो कि आगे चल के युगांडा की Su-30 फ्लीट को सर्विस, स्पेयर और मेंटेनेंस जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। दोस्तों, कल हमने इंडियन एयरफोर्स की लो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के साथ साथ लो स्लो फाइटर जेट इंडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की टोटल रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जितना है उतना फाइटर जेट अकेले ही चाइना की तरफ से पिछले 10 सालों में अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया, जबकि हम आज भी हमारे रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पा रहे हैं और उसको मैच करने के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और अभी परेशानी और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है और इंडियन एयरफोर्स की मैक्सिमम एयरक्राफ्ट जो है वो रशियन ओरिजिन से या सोवियत ओरिजिन से है। ऐसे में यूक्रेन और रशिया जब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो हमें हमारे एयरक्राफ्ट के लिए स्पेयर पार्ट की काफ़ी कमी होने वाली है। इसको लेके हाल ही में हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से बताया गया था कि अभी 2035 से पहले हम कभी भी अपनी 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि 2035 तक हम शायद ही 35 से लेकर 37 स्क्वाड्रन को हासिल कर पाएंगे, लेकिन इसी बीच हमारे एयरक्राफ्ट की सर्विस और अवेलेबिलिटी रेट को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें हम हमारी पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। यानी कि जितने भी ऑपरेशनल स्क्वाड्रन मौजूद रहेंगे उन सभी में डाउन टाइम जो होगा वो काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे हमारे एयरक्राफ्ट की सर्विस अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी हमारे फोर्सेस में जो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट है वो Su-30 एयरक्राफ्ट है, और इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी रेट इतना अच्छा नहीं है। और अभी इनकी स्पेयर पार्ट को लेके भी रशिया के साथ पिछले साल एक डील को साइन किया गया था, लेकिन अभी तक उनकी डिलीवरी हमको मिलना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बताया गया कि अगले साल तक इंडियन एयरफोर्स को सभी Su-30 फ्लीट को मेंटेन करने लायक स्पेयर पार्ट डिलीवर होना चालू हो जाएगा, जिसके बाद हम Su-30 MKI फ्लीट से मैक्सिमम सर्विस अवेलेबिलिटी रेट को उम्मीद कर सकते हैं, और ये आगे चल के सस्टेन रहने वाला है, जो कि कुछ हद तक लोअर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी को फुलफिल करने के काम आ सकता है। लेकिन फिर भी हमें तेजस MK2 MK या फिर तेजस MK1 जैसे फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ साथ MMRC टेंडर को भी जल्दी फाइल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और अभी पाकिस्तान को लेकर बहुत ही बुरी खबर है और जो कि भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की नेवी में उनकी जो सबसे एडवांस सबमरीन है वो अगस्ता 90B क्लास की सबमरीन है, और इस क्लास की पहली सबमरीन को पाकिस्तान की नेवी में 1999 में शामिल किया गया था। अभी के लिए पाकिस्तानी नेवी की अंडर वाटर फ्लीट की बैकबोन है, और इसके अलावा अभी पाकिस्तान चाइना से भी सबमरीन्स को खरीदने के लिए एक डील को फाइनल कर चुका है, जो कि पाकिस्तान को 2023 के बाद डिलीवर होना शुरू हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए
पाकिस्तानी नेवी में जो मेन सबमरीन है वो अगुस्ता 90 बी क्लास के सबमरीन है। अब जैसे कि ये सबमरीन एक फ्रेंच ओरिजिन सबमरीन है और पिछले साल फ्रांस और पाकिस्तान के बीच कुछ हेटेड तर्क वितर्क हुए थे, जिसके बाद दोनों देशों के रिलेशन काफी हद तक खराब हो गया था। अब अभी इसको लेके कुछ और अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया गया कि फाइनली फ्रांस की तरफ से अभी पाकिस्तानी नेवी के लिए सप्लाई किए गए अगुस्ता 90 बी क्लास की सबमरीन के लिए स्पेयर पार्ट और सर्विस को प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया गया और आगे चल के पाकिस्तान को फ्रांस की तरफ से इन सबमरीन को लेकर कोई भी सपोर्ट को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आगे चल के पाकिस्तानी नेवी की सबसे एडवांस सबमरीन अभी सर्विस और स्पेयर पार्ट की ना मिलने की वजह से जल्दी से जल्दी बेकार होने वाले हैं। अभी पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 3 अगुस्ता 90 बी क्लास की सबमरीन है, जिनमें से एक साथ बेकार हो चुका है। लेकिन अभी अगर फ्रांस की तरफ से इनके लिए सर्विस और स्पेयर पार्ट को सप्लाई करना कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है तो आगे चल के तीनों सबमरीन बेकार होने वाले हैं, जो कि पाकिस्तानी नेवी के अंडर वाटर फ्लीट की मेन वेपन थे। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 2 एडिशनल अगुस्ता 70 क्लास के सबमरीन भी मौजूद है, लेकिन ये पुराने डिजाइन के सबमरीन है और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इनको इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन साथ ही ये दोनों भी फ्रेंच ओरिजिन सबमरीन है, जिस वजह से अभी फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान को इनके लिए भी कोई भी सपोर्ट को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तानी नेवी की अंडर वाटर फ्लीट अभी पूरी तरीके से कोलैप्स करने वाला है। हालांकि अभी पाकिस्तान चाइना से हैंगौर क्लास की 8 सबमरीन को खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक वो सबमरीन पाकिस्तानी नेवी में डिलीवर नहीं होते हैं तब तक पाकिस्तानी नेवी के पास अंडर वाटर कैपेबिलिटी एकदम से 0 होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट को अभी कुछ समय तक पोस्टपोन कर दिया गया है। इस पर अभी हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने राज्यसभा में बताया था कि पिछले 2 सालों से यानी कि 2020 और 21 और 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर में इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी सर्विस या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया गया था। इसका एक मेजर कारण चाइनीज रायता था। अब जैसे कि आर्मी के जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है या रैली होता है, उसमें पूरे देश भर से बहुत सारे लोग आते हैं और चाहकर भी वहां पर भीड़ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में चाइनीज रायते को फैलने से रोकने के लिए आर्मी की तरफ से अभी अपनी सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पोस्टपोन कर दिया गया था। दूसरे तरफ नेवी और एयरफोर्स में रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट चल रहा था और 2020 और 21 के बीच नेवी में लगभग 2722 और एयरफोर्स में लगभग 8423 भर्तियां की गई थी। फिर 2021 और 22 के दौरान भी नेवी में लगभग 5547 और इंडियन एयरफोर्स में लगभग 4609 भर्तियां की गई थी, लेकिन इस दौरान आर्मी में कोई भी नई भर्ती नहीं किया गया था। दूसरी तरफ इससे पहले यानी कि 2019 और 2020 के दौरान आर्मी में लगभग 80,572 नए भर्तियां की गई थी। तो जब इन 2 सालों के लिए आर्मी की तरफ से कोई भी नए रिक्रूटमेंट ओपन नहीं किया गया था, तो इसको लेकर राज्यसभा में सवाल किया गया था कि आखिर किस वजह से आर्मी में अभी नए भर्तियां नहीं किया जा रहा और किस वजह से आर्मी की तरफ से अपनी नए रिक्रूटमेंट को बंद कर दिया गया। तो इसका जवाब देते हुए यहाँ पर बताया गया था कि इसको फिलहाल के लिए इसी वजह से पोस्टपोन किया गया था, जिसको समय आने पर दोबारा स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट चाइनीज J-20 फाइटर जेट को लेके है। अभी तक यूएस और बाकी सभी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से J-20 को इसके डिजाइन और इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यूएस की तरफ से बताया गया था कि ईस्ट चाइना सी रीजन में पहले भी F-35 और J-20 आमने सामने आ चुके। अब इसके बाद अभी यूएस एयरफोर्स की तरफ से एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें बताया गया कि करंट सिचुएशन में यूएस एयरफोर्स की जो एवेक्स मौजूद हैं वो चाइनीज J-20 को डिटेक्ट करने में सक्षम नहीं है। यानी कि वर्तमान यूएस एयरफोर्स के पास जो एवेक्स मौजूद है ये J-20 को डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से अर्जेंट बेसिस पर यूएस एयरफोर्स की तरफ से एवेक्स को अपग्रेड करने का निर्णय लिया जा रहा है। वर्तमान यूएस एयरफोर्स की तरफ से मेनली E-3 सेंट्री एवेक्स को ऑपरेट किया था, जो कि लगभग 360 डिग्री में कवरेज दे सकता है और इनकी मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज लगभग 320 किलोमीटर के आसपास की है। हालांकि ये वर्तमान के मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को तो इफेक्टिवली डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही इसका कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ये J-20 जैसे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, जो कि किसी भी मॉडर्न बैटल में यूएस एयरफोर्स की सिचुएशनल अवेयरनेस में लूप होल को ऐड कर सकता है। अब जैसे कि एवेक्स भी J-20 को डिस्टेंस से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट भी ज्यादा दूरी से J-20 को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से यूएस को जो एडवांटेजेस चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा है।
अब इसके लिए यूएस की तरफ से अपनी F3 AWACS के बदले मॉडर्न E7 AWACS को एक्वायर करने का फैसला किया गया, जो कि बोइंग 737 के ऊपर बेस्ड होने वाली है और इसे मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसके लिए कोई फॉर्मल टेंडर या ऑर्डर को फ्लोट नहीं किया गया, लेकिन यूएस एयरफोर्स की तरफ से इनको आगे चल के खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि शायद 2025 तक सर्विस में शामिल होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।